आज हम गूगल प्ले पर एक गहरी नजर डालेंगे। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ एक ऐप स्टोर के अपडेट की तरह मत समझिए। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, गूगल आईओ 2025 की घोषणाएं, साल के अंत के विश्लेषण और गेमिंग पर कुछ खास रिपोर्ट्स, वो एक बड़ी कहानी बता रही हैं। कहानी यह है कि गूगल प्ले एक गुमनाम से सुपरमार्केट से निकलकर एक स्मार्ट पर्सनल शॉपर बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक ऐसा असिस्टेंट जो न सिर्फ आपको बताता है कि स्टोर में क्या नया है, बल्कि ये भी जानता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई और पर्सनलाइजेशन की मदद से गूगल प्ले अब सिर्फ ऐप्स डाउनलोड करने की जगह नहीं, बल्कि कंटेंट को अनुभव करने का एक डेस्टिनेशन बन रहा है। हाँ, और इसका यूजर्स और डेवलपर्स दोनों के लिए क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए एसी पर्सनल शॉपर से मिलते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो यूजर्स को दिख रहा है वो है यू टैब। हम्म। ये सुनने में तो बस एक और बटन जैसा लगता है, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से ये पूरी फिलॉसफी का सेंटर है। क्या है ये असल में? यू टैब दरअसल गूगल का जवाब है आज की सबसे बड़ी डिजिटल समस्या का। कंटेंट की बाढ़ और सब्सक्रिप्शन थकान जिसे कहते हैं, सब्सक्रिप्शन फटीग। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल। हम सब ने इतने सारे ऐप्स और सर्विसेज सब्सक्राइब कर रखे हैं कि याद रखना मुश्किल है। तो यू टैब एक होम बेस की तरह है। ये आपके रिवॉर्ड्स, आपके सब्सक्रिप्शन, गेम की प्रोग्रेस, आधी पढ़ी हुई किताब, अधूरा पॉडकास्ट, सब कुछ एक जगह ले आता है। अच्छा, तो इसकी सोच ये है कि आपको नए ऐप्स ढूंढवाने से ज्यादा जरूरी उन चीजों से दोबारा जोड़ना है जिनमें आप पहले ही अपना पैसा या समय लगा चुके हैं। जी। मतलब ये सिर्फ डिस्कवरी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट को सार्थक बनाने के बारे में है। एग्जैक्टली और इसी फिलॉसफी का सबसे बड़ा असर दिखता है गेमिंग पर। इसे री इमेजिन्ड गेमिंग एक्सपीरियंस कहा जा रहा है और ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है। हाँ, गेमिंग को लेकर तो जबरदस्त पुश है। तो इस नए अनुभव का पहला पिलर क्या है? पहला और सबसे जरूरी पिलर है गेमर प्रोफाइल। गेमर प्रोफाइल। अब तक क्या था, मोबाइल गेमिंग और पीसी गेमिंग दो अलग दुनियाएं थीं। अब एक सेंट्रलाइज्ड प्रोफाइल होगी जो आपके सारे आंकड़े, आपकी जीत की स्ट्रीक्स, आपकी सारी उपलब्धियां, चाहे वो मोबाइल पर हो या पीसी पर, एक ही जगह ट्रैक करेगी। एक मिनट, मतलब मेरी कैंडी क्रश की प्रोग्रेस और पीसी पर खेले गए एसफॉल्ट की रिकॉर्ड सभी की जगह? ये तो बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक ये दोनों दुनिया बिल्कुल अलग अलग थी। ये एक तरह से यूनिफाइड गेमर आइडेंटिटी बनाने जैसा है। बिल्कुल। और आप इस आइडेंटिटी को जेन एआई अवतार से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसी जुड़ी हुई दुनिया को और आकर्षक बनाने के लिए रिवॉर्ड्स को भी एकीकृत किया जा रहा है। यानी गूगल प्ले पॉइंट्स अब मोबाइल और पीसी दोनों पर काम करेंगे। लेकिन बात सिर्फ पॉइंट्स की नहीं है। तो फिर क्या है? सोर्सेज में कुछ असली दुनिया के अनुभवों का भी जिक्र है। हाँ, अब गेमर्स को सैन डिएगो कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, या रोब्लॉक्स पर डायमंड डिस्ट्रिक्ट जैसे खास इन गेम मौके भी मिल रहे हैं। गूगल ये समझ गया है कि आज का गेमर सिर्फ डिजिटल रिवॉर्ड्स नहीं चाहता, वो एक कम्युनिटी और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहता है। और जो लोग थोड़ा कंपटीशन पसंद करते हैं उनके लिए भी कुछ है। मुझे प्ले गेम्स लीग्स का जिक्र दिखा। उनके लिए ही है ये एक नया फीचर है जहां प्लेयर्स अपने पसंदीदा गेम्स जैसे सबवे सर्फर्स में मुकाबला कर सकते हैं, लीडर बोर्ड पर ऊपर जा सकते हैं और प्ले पॉइंट्स जीत सकते हैं। ये कम्युनिटी को एंगेज करने का एक शानदार तरीका है। ये सब तो बढ़िया है, लेकिन पीसी गेमिंग की बात अधूरी रह गई। पीसी पर गूगल प्ले गेम्स बीटा से बाहर आ गया है। इसका असल में क्या मतलब है गेमर्स के लिए? इसका मतलब है कि अब 2 लाख से ज्यादा मोबाइल गेम्स बिना किसी जुगाड़ के सीधे पीसी पर खेले जा सकते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप फोन पर गेम शुरू कर सकते हैं और घर आकर बड़ी स्क्रीन पर वहीं से जारी रख सकते हैं। अब आते हैं उस फीचर पर जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, प्ले गेम साइडकिक। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये गेमिंग का भविष्य हो सकता है। क्या ये सच में उतना ही क्रांतिकारी है जितना सुनने में लगता है? ये काम कैसे करता है? ये सुनने से ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, साइडकिक एक इन गेम ओवरले है, यानी गेम खेलते समय स्क्रीन पर आने वाली एक सहायक विंडो। लेकिन इसकी असली पावर है जेमिनी लाइव का इंटीग्रेशन। मान लीजिए आप किसी गेम में एक मुश्किल पजल पर अटक गई हैं। हाँ, जो अक्सर होता है। बिल्कुल। तो अब आपको गेम बंद करके यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप गेम के अंदर ही जेमिनी से सीधे बात करके पूछ सकती हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। ये सुनने में तो कमाल का है, लेकिन क्या इससे गेम का मजा खत्म नहीं हो जाएगा? अगर एआई ही मुझे बता देगा कि पजल कैसे सॉल्व करना है, तो फिर मैंने क्या किया? ये मदद और चीटिंग के बीच की लाइन को धुंधला नहीं कर रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है
और सोर्सेज भी यही इशारा करते हैं कि गूगल इसे लेकर सावधान है। ये गूगल डीप माइंड और गूगल प्ले का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है और उनका मकसद इसे एक गाइड की तरह बनाना है, चीट कोड की तरह नहीं। ये आपको संकेत दे सकता है या स्ट्रैटेजी बता सकता है, ना कि सीधे सीधे जवाब। लेकिन हाँ, ये बहस तो शुरू हो ही गई है कि एआई गेमिंग में स्किल की परिभाषा को कैसे बदलेगा। सही बात है। तो गेमिंग पर तो जबरदस्त फोकस है, लेकिन प्ले स्टोर पर सिर्फ गेमर्स तो नहीं है। हम जैसे लोग जो काम की एप्स या पॉडकास्ट ढूंढते हैं, उनके लिए खोज का अनुभव कैसे बदला है? पर आधारित सेक्शंस हैं, जैसे ब्राजील में फुटबॉल, भारत में क्रिकेट और जापान में कॉमिक्स। अच्छा। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है। जापान में कॉमिक स्पेस इतना सफल है कि हर महीने 920,000 से ज्यादा यूजर्स उस पर वापस आते हैं। मतलब ये लोकल कल्चर को समझकर कंटेंट परोस रहे हैं। और अगर किसी की रुचि लोकल ना होकर ग्लोबल हो, जैसे फिल्में या शो, उनके लिए टॉपिक ब्राउज पेजेस हैं। ये मीडिया और मनोरंजन जैसे विषयों पर गहरी जानकारी देते हैं, जहां 100,000 से ज्यादा शो और फिल्में हैं। और इससे भी ज्यादा डायनामिक है स्पॉटलाइट फीचर। ये एप्स होम में सबसे ऊपर दिखता है और कल्चरल मूवमेंट से जुड़ा होता है। कोई नई एल्बम लॉन्च हुई, कोई त्योहार आया, तो उससे जुड़ा कंटेंट आपको सबसे पहले दिखेगा। तो ये तो फिर से उसी पर्सनल शॉपर वाली बात हो गई, जो जानता है कि शहर में क्या चल रहा है। एक और दिलचस्प फीचर मैंने पढ़ा, ऑडियो सैंपल्स। ऑडियो सैंपल्स ये क्या है? ये एक छोटा लेकिन बहुत असरदार बदलाव है। हेल्थ और वेलनेस ऐप्स के लिए यूजर्स अब ऐप इंस्टॉल करने से पहले ही ऐप्स होम पर एक टैप से ऑडियो का एक छोटा सा सैंपल सुन सकते हैं, जैसे किसी मेडिटेशन ऐप का 30 सेकंड का क्लिप। अच्छा, ताकि अंदाजा लग जाए। बिल्कुल। और शुरुआती टेस्टिंग में पता चला कि जिन ऐप्स में ये फीचर था, उनके इंस्टॉल होने की संभावना 3 गुना बढ़ गई। वाह, मतलब ट्राई बिफोर यू बाय वाला कॉन्सेप्ट अब ऑडियो एप्स के लिए भी आ गया है। चलिए, तो ये तो हुई हम यूजर्स की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हमारा पर्सनल शॉपर तो बहुत स्मार्ट हो गया है, लेकिन जो लोग इस सुपरमार्केट में अपना सामान रख रहे हैं, यानी डेवलपर्स, उनके लिए क्या बदला है? उनके लिए भी बहुत कुछ बदला है, और इसे हम उनकी यात्रा के हिसाब से देख सकते हैं। ऐप बनाना, उसे लोगों तक पहुंचाना, उससे पैसे कमाना और उसे सुरक्षित रखना। ठीक है। सबसे पहले टेस्टिंग की बात करते हैं। डेवलपर्स का सबसे बड़ा डर होता है कि ऐप रिलीज करने के बाद उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी निकल आए। हाँ, और तब तक लाखों लोग उसे डाउनलोड कर चुके होते हैं और बुरी रेटिंग्स की भाड़ आ जाती है। इसी से बचाने के लिए अब पूरी तरह से लाइव रिलीज को रोकने की क्षमता दी गई है। अगर 100% रोल आउट हो चुकी ऐप में कोई बड़ी गड़बड़ी मिलती है, तो डेवलपर अब एक बटन दबाकर उसे तुरंत रोक सकते हैं, ताकि नए यूजर्स को खराब वर्जन न मिले। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है। और ऐप बनाने के दौरान ही कोई मदद? उसके लिए अब एंड्रॉयड स्टूडियो में पॉलिसी इनसाइट्स हैं। मतलब कोडिंग करते समय ही डेवलपर को चेतावनी मिल जाएगी कि उनका कोड शायद गूगल की किसी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए नए एंड्रॉयड वाइटल्स मैट्रिक्स जोड़े गए हैं, जैसे लो मेमोरी किल्स और एक्सेसिव वेक लॉक्स। ये थोड़े टेक्निकल नाम हैं। हाँ, पर इनका सीधा मतलब है कि डेवलपर आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनकी ऐप क्यों क्रैश हो रही है या क्यों ज्यादा बैटरी खा रही है। ठीक है, तो ऐप बन गई और टेस्ट हो गई। अब उसे दुनिया तक पहुंचाने की बारी। यहाँ क्या नया है? यहाँ 2 बड़े टूल हैं। पहला, एसेट लाइब्रेरी। एसेट लाइब्रेरी ये ऐप के विजुअल्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो, आइकॉन को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल जगह है। और दूसरा, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, वो है जेमिनाई से ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन। अच्छा, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। डेवलपर्स अब अपनी ऐप के टेक्स्ट को मुफ्त में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक छोटा इंडी डेवलपर भी अब आसानी से ग्लोबल जा सकता है। लेकिन क्या इससे मार्केट में बहुत ज्यादा लो क्वालिटी ऐप्स की बाढ़ नहीं आ जाएंगी, जो सिर्फ मशीन ट्रांसलेटेड हैं पर कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है? ये बहुत बड़ा रिस्क है और गूगल इस बात को समझता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये गूगल की उस बड़ी सोच का हिस्सा है जिसके तहत वे दुनिया भर में डेवलपर कम्युनिटी में भी सीधे निवेश कर रहे हैं। जैसे भारत और इंडोनेशिया में यूनिटी के साथ मिलकर गेम डेवलपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, या दक्षिण कोरिया में चैंगू प्रोग्राम। इसका मकसद सिर्फ टूल देना नहीं है, बल्कि डेवलपर्स को ये सिखाना भी है कि इन ग्लोबल टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। समझ गया। तो टूल के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि क्वालिटी बनी रहे। हाँ, और जो यूजर्स ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भी कुछ है।
हाँ, उसके लिए एंगेज एसडीके को और पावरफुल बनाया गया है। ये डेवलपर्स को यूजर्स के होम स्क्रीन पर सीधे पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाने की सुविधा देता है। अब ये कंटेंट प्ले स्टोर के अंदर यू टैब और एप्स होम पर भी दिखेगा। अच्छा, तो अगर आपने कोई ट्रैवल ऐप डाउनलोड की है तो हो सकता है कि आपको प्ले स्टोर में ही आपकी अगली छुट्टियों के लिए एक अच्छा डील का नोटिफिकेशन दिख जाए। ठीक है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मोनेटाइजेशन। डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है चर्न को रोकना, यानी जब यूजर्स अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। ये 2 वजहों से होता है, या तो यूजर खुद कैंसिल करता है या फिर पेमेंट फेल हो जाती है। इन दोनों समस्याओं के लिए गूगल क्या कर रहा है? गूगल ने दोनों के लिए अलग-अलग समाधान निकाले हैं। जो यूजर्स खुद सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हैं उसे स्वैच्छिक चर्न या वॉलंटरी चर्न कहते हैं। इसे कम करने के लिए अब प्ले स्टोर में कई जगहों पर सब्सक्रिप्शन के फायदे दिखाए जाते हैं, यहां तक कि जब आप कैंसिल करने जाते हैं तब भी। इस छोटे से बदलाव से ऐसे कैंसिलेशन में 2% की कमी आई है। 2% सुनने में कम लगता है, लेकिन बड़े स्केल पर यह बहुत बड़ा नंबर है। और पेमेंट फेल होने वाली समस्या का क्या? उसे अनैच्छिक चर्न या इनवॉलंटरी चर्न कहते हैं। इसके लिए अब डेवलपर्स 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड या 60 दिन तक का अकाउंट होल्ड सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया तो आपका सब्सक्रिप्शन तुरंत कैंसिल नहीं होगा, आपको उसे अपडेट करने का समय मिलेगा। ओके। और आंकड़े दिखाते हैं कि रिकवरी पीरियड बढ़ाने से इस तरह के चर्न में औसतन 10% की कमी आई है। और नए ग्राहकों के लिए पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भी कुछ किया गया है। हाँ, गूगल ने यूजर्स को डिवाइस सेटअप के समय ही पेमेंट मेथड सेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। नतीजा ये है कि अब 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स खरीदने के लिए तैयार हैं जिनके पास पहले से पेमेंट मेथड सेट है। इससे खरीदारी में आने वाली रुकावट बहुत कम हो जाती है। और आखिर में सुरक्षा, ये हमेशा एक बड़ी चिंता रहती है। धोखाधड़ी से लड़ने के लिए क्या नया है? यहाँ प्ले इंटेग्रिटी एपीआई को और स्मार्ट बनाया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प है एक नया बीटा टूल, डिवाइस रिकॉल। डिवाइस रिकॉल, इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई चोर बार बार दुकान में चोरी करता है तो अब आप सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके फिंगरप्रिंट पहचान सकती हैं। वाह। भले ही वो अपना हुलिया बदल ले, यानी डिवाइस को रीसेट कर दे, फिंगरप्रिंट्स वही रहेंगे। ये धोखाधड़ी करने वालों के लिए गेम को बहुत मुश्किल बना देता है। ये एनालॉजी शानदार है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो दिखाएं कि ये उपाय काम कर रहे हैं? बिल्कुल। सोर्सेज के मुताबिक प्ले इंटेग्रिटी का उपयोग करने वाली ऐप्स में अनधिकृत उपयोग में 80% की कमी देखी गई है। और इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि प्ले बिलिंग ने पिछले साल टॉप ऐप्स को धोखाधड़ी से होने वाले $2.9 बिलियन के नुकसान से बचाया है। तो $2.9 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समेटूं तो गूगल प्ले अब सिर्फ एक ऐप मार्केटप्लेस नहीं है, ये एक पर्सनलाइज्ड कंटेंट डिस्कवरी इंजन बन रहा है। हमारा पर्सनल शॉपर यूजर्स के लिए ज्यादा आकर्षक और उपयोगी है, और डेवलपर्स को क्वालिटी सुधारने, ज्यादा लोगों तक पहुंचने और कमाई बढ़ाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली टूल्स दे रहा है। सही सारांश है। यहाँ बड़ी तस्वीर ये है कि गेमिंग, एप्स, कंटेंट और कम्युनिटी को एआई और पर्सनलाइजेशन के धागे से एक साथ बुना जा रहा है। ऐप खोजने और उसके अंदर कंटेंट खोजने के बीच की रेखा वो अब धुंधली होती जा रही है। प्ले स्टोर अब आपको सिर्फ ऐप नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि उस ऐप के अंदर आपके लिए क्या खास है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्सेज में इस बात पर काफी चर्चा है कि एआई यूजर्स को कंटेंट खोजने में और डेवलपर्स को ट्रांसलेशन में मदद कर रहा है, लेकिन साइडकिक्स जैसा टूल जो जेमिनी की मदद से गेम के अंदर रियल टाइम में मदद दे रहा है, वो गेमिंग में चुनौती और कौशल की प्रकृति को कैसे बदल सकता है? क्या भविष्य में एक सहायक एआई कोच गेम खेलने और उसमें महारत हासिल करने के मायने को ही मौलिक रूप से बदल देगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या जीत का श्रेय इंसान को मिलेगा या एआई को?